सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री गणेश। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय हाजिर हुआ हूँ फिर आपके सामने ज्योतिष के संबंध में नई जानकारी लेकर मृदुभाषी न्यूज़ के साथ भविष्य दर्पण प्रोग्राम में। पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राहु केतु का गोचर जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोई डरने की आवश्यकता नहीं है ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राहु से बनने वाले दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य और चंद्र के साथ जब राहु युति बनाते हैं तो किस तरह के दोष निर्मित करते हैं, उससे क्या नुकसान होते हैं, है ना, और उनका क्या समाधान है। यदि समस्या है तो समाधान निश्चित है। तो चर्चा करते हैं आगे। सूर्य और राहु, है ना, इसके बारे में आपको मैं एक श्लोक बताता हूँ जो शास्त्रों में आता है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंही का गर्भ संभोतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इसका मतलब क्या हुआ? अर्धकायम महावीर्यम मतलब जिसकी आधी काया है, जो महान पराक्रमी हैं। चंद्र आदित्य विमर्दनम अर्थात जो चंद्र और सूर्य को भी ग्रसित कर दे, ऐसे सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ, है। इस श्लोक से आप समझे होंगे कि चंद्र और आदित्य, चंद्र मतलब चंद्र, आदित्य मतलब सूर्य, कि सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा देते हैं राहु देव, राहु और केतु, है ना। तो राहु सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य के साथ युति बना करके। जब भी कुंडली के 12 भावों में सूर्य और राहु की युति अथवा सूर्य या केतु की युति होगी तो सूर्य ग्रहण दोष होगा। अब किसी की कुंडली में आप देखेंगे, अगर अपनी ही कुंडली खोल करके देखिए कि क्या सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। यदि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हैं 12 में से, तो निश्चित रूप से ग्रहण दोष उस कुंडली में लगा हुआ है। अब ग्रहण दोष लगा तो इसका असर क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है हमारे जनजीवन पर। तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सूर्य कौन है, सूर्य क्या करता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य हमारे नौकरी व्यवसाय व्यापार जो भी कार्य हम करते हैं उन सब के कारक सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव जब ग्रसित हो जाएंगे राहु के द्वारा, है ना, राहु जब सूर्य को ग्रसित करेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से सूर्य देव का जो प्रभाव है अच्छा, वो हमारी जन्म कुंडली में कम होगा, उसका प्रभाव हमको नहीं मिलेगा। अब ग्रहण लग गया, ग्रहण लगा तो क्या हुआ कि जिस भी भाव में 12 भावों के अलग अलग फल होते हैं, है ना। मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर बताता हूँ। सूर्य लग्न में, लग्न जो होता है प्रथम भाव कुंडली का, उसको हम लग्न कहते हैं। तो लग्न से क्या देखते हैं? लग्न हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है। इससे लग्न का विचार मतलब हमारे बारे में अगर कोई विचार करना है, हमारे स्वयं के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में, तो हम कुंडली का लग्न भाव देखते हैं, जिसको हम तन भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव कुंडली का धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें विचार करना है तो द्वितीय भाव पे जाना पड़ेगा। तृतीय भाव कुंडली में पराक्रम का भाव होता है। चतुर्थ भाव कुंडली में सुख का, माता का, भूमि का, वाहन का भाव होता है। पंचम भाव कुंडली में शिक्षा का और संतान का भाव होता है। षष्ठम भाव कुंडली में रोग, ऋण और रिपु का होता है। सप्तम भाव पे आ जाइए। सप्तम भाव जो है पति पत्नी का, और लड़की की कुंडली में पति का अर्थात भागीदार का, पार्टनर का भाव होता है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। नवम भाग्य होता है, धर्म होता है। दशम भाव से पिता के बारे में, हमारे कर्म के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली के 11वें भाव को आय भाव कहा जाता है, जहाँ से हमारी कमाई कितनी होगी, आय कितनी होगी, उसके बारे में विचार एकादश भाव से किया जाता है।
और कुंडली का अंतिम द्वादश भाव 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है, विदेश गमन का भाव होता है ना, बंधन का भाव होता है, जेल, हॉस्पिटल, इन सब का विचार जो है 12 भावों से किया जाता है। ये मैंने एक संक्षेप में बताया है ताकि मैं आगे आपको जब सूर्य और राहु के ग्रहण के बारे में बताऊं तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। बाकी एक भाव से बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है, वो आने वाले कभी किसी एपिसोड में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा था सूर्य और राहु की युति की। सूर्य और राहु की युति जिस भी भाव में होगी, जो मैंने आपको 12 भाव बताए हैं, जिस भी भाव में होगी उस भाव से संबंधित फल का नुकसान करेगी ना। जैसे मान लीजिए कि लग्न में हुई, तो लग्न मतलब हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व। तो अगर ये ग्रहण जो है हमारे लग्न भाव में लगा तो इसका असर सीधा हमारे ऊपर होगा, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर होगा, हमारे मान के ऊपर होगा, हमारे सम्मान के ऊपर होगा, हमारी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। ये सूर्य इनके कारक हैं और जब लग्न में बैठेंगे तो इन चीज़ों का नुकसान करेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको 12 भावों के फल बताए हैं, तो जिस भी भाव में, जैसे द्वितीय भाव में लगा तो द्वितीय भाव क्या होता है, धन का, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो इस भाव से संबंधित फलों में कमी लेकर के आएंगे, हमारी वाणी खराब करेंगे, हमारे पास धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, है ना, हमारा परिवार से अलगाव होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि एकादश भाव में लगा है, आय भाव होता है वो, तो आय भाव में जब ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से कि हमारे पास आय के जो साधन रहेंगे वो सीमित रहेंगे। हमारे पास हमारी मान लीजिए जो इतनी योग्यता है हमारी, है ना, उतने हम धन कमाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे, तो और हमें आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी सूर्य और राहु की युति इन किसी भी 12 भावों में से कहीं होगी तो वो कुंडली ग्रहण दोष से युक्त मानी जाएगी, और जिस भाव में वो ग्रहण लगेगा उस भाव से संबंधित फल। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पर ये युति बनी है वहाँ पर तो उसका प्रभाव होगा ही, उसके अलावा जहाँ पर दृष्टि जाएगी, राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होती है, लेकिन जहाँ पर ये पूरे ग्रहण की दोनों की जो समदृष्टि होती है वो क्या होती है, सप्तम। मतलब अगर लग्न पे ग्रहण लगा हुआ है तो उसका प्रभाव सप्तम पर भी होगा, यदि पंचम में ग्रहण लगा हुआ है तो उसका प्रभाव एकादश पर भी होगा। मतलब जहाँ पर दृष्टि जा रही है वहाँ पर भी उसका प्रभाव होगा। अब ये मोटी बात हुई कि हमने सूर्य राहु की युति देखी, हमने ग्रहण देख लिया, ग्रहण लगा हुआ है हमारी कुंडली में और ये समस्या हमको हो सकती है। अब इसमें थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और राहु अगर एक साथ बैठे हैं तो क्या सही में उस कुंडली में ग्रहण लग गया? नहीं, हमें उन दोनों ग्रहों की स्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सूर्य जो है, सूर्य 2 डिग्री पे बैठे हुए हैं और राहु 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया सूर्य और राहु का? तो इतने अधिक गैप होने के कारण क्या वो ग्रहण दोष फलित होगा? जी नहीं। इस स्थिति में ग्रहण दोष का बुरा प्रभाव कुंडली पे नहीं होगा, आपके जीवन पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, अर्थात ग्रहण दोष लागू नहीं होगा। अब इसमें विशेष विचार करने वाली बात यह है कि हमने जब भी किसी कुंडली पे विचार करते हैं ग्रहण दोष के बारे में कि सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हैं, तो उस पर सबसे पहले हमें डिग्री देखना होती है, इनके अंश देखना होते हैं। बिना डिग्री देखे, बिना बल देखे हम डायरेक्ट फलित नहीं कर सकते हैं कि ये कुंडली जो है ग्रहण दोष से युक्त है। इसके अतिरिक्त अजय कि उस कुंडली में सूर्य कारक हैं या राहु कारक हैं। राहु जो योग कारक होते हैं वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में राहु को योग कारक माना गया है ना। तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो इसके भाव को अगर दोनों की युति हो रही है, दोनों का जो डिग्री गैप है, डिग्री गैप भी बहुत कम है ना। मान लीजिए 10 डिग्री के सूर्यदेव बैठे हुए हैं और 14 डिग्री के राहु बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस कुंडली में ग्रहण दोष होगा और उसका प्रभाव जीवन पर होगा ही होगा। यह प्रैक्टिकली अनुभव में आपको बता रहा हूं जो देखा हुआ है। अब ग्रहण दोष लग गया, हमने देख लिया डिग्री वाइज भी सब ग्रहण लग ही रहा है और हमें वास्तव में परेशानी हो ही रही है। तो हमें क्या करना है? हमें इससे संबंधित उपाय करने हैं। अब उपाय किसके करेंगे हम? भैया सूर्य भी है, राहु भी है,
तो या केतु है, तो हम उपाय किसके करेंगे? हम उपाय करेंगे उस ग्रह के जो कुंडली में विपरीत परिस्थिति में बैठा हुआ है। अर्थात अगर मान लीजिए सिंह लग्न में, आपको उदाहरण के साथ इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कि मेरी भाषा आपसे मैच न करें, आपको समझ में थोड़ा सा डिले आए, इसलिए मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। यदि कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न कौन सा हुआ? 5 नंबर, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। सिंह लग्न के स्वामी कौन हुए? सूर्य। अब सूर्य लग्नेश हैं, सूर्य लग्नेश हैं और ये ग्रहण लगा हुआ है लग्न स्थान पे, मतलब लग्न में प्रथम भाव पे, जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं 15 डिग्री के साथ और राहु बैठे हुए हैं 20 डिग्री के साथ। थोड़ा संशय की बात हुई कि लग्नेश सूर्य है, लग्नेश है तो अर्थात कारक है सूर्य, राहु के शत्रु हैं, मतलब राहु शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या सूर्य हमारा कुछ बिगाड़ करेंगे? जी नहीं, सूर्य तो प्रयास करेंगे हमें अच्छी चीज़ें देने का, अपने शुभ प्रभाव देने का। लेकिन राहु इस स्थिति में, राहु शत्रु राशि में आकर के बैठा हुआ है, बलवान है, तो हमें क्या करना है? सूर्य और राहु में से राहु के प्रभाव को कम करना है, सूर्य को नहीं छेड़ना है ना। अब इसमें विशेष चीज़ एक ये आती है कि उपाय क्या होते हैं? उपाय होते हैं पूजा पाठ, उपाय होते हैं दान, है ना, और बीज मंत्रों के जाप। तो हमें जाप किस स्थिति में करना है? जाप इस स्थिति में करना है जब भी, जैसे राहु के हमको प्रभाव को कम करना है तो हम उसको जब बीज मंत्र के द्वारा जप करके कम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, है ना। अब दान की बात आई तो दान की बात में विशेष ये ध्यान रखें आप कि जो हमारी कुंडली में अच्छा ग्रह है, जो शुभ प्रभाव दे रहा है, जो शुभ स्थिति में बैठा है, उस ग्रह से संबंधित कभी भूल कर भी दान न करें। फिर इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है ना, जो आपको बहुत लाभ दे रही है। अब वो चीज़ आप अपने पास से किसी और को देंगे, इसका मतलब आपके पास से उस चीज़ की कमी हो गई, है ना। तो दान जो है वो हमेशा अशुभ ग्रहों का दिया जाता है, शुभ ग्रहों। तो इस दान के पार्ट को अलग रखें। हम आ जाएं वापस से लग्न पे जहाँ पर सूर्य और राहु बैठे हुए। अब हमें क्या करना है? सूर्य को नहीं छेड़ना है। आप सूर्य से संबंधित दान नहीं कीजिए, नहीं तो सूर्य अपना जो शुभ प्रभाव देते होंगे वो भी कम हो जाएगा। अब हमें राहु को यहाँ पे शांत करना है। राहु पावरफुल होकर के बैठा हुआ है, ग्रहण दोष अप्लीकेबल इस कुंडली पे। तो हमें क्या करना है कि राहु के प्रभाव को कम करना है। अब राहु के प्रभाव को यहाँ पर आप बीज मंत्रों से कम कर सकते हैं, दान के द्वारा कम कर सकते हैं, इससे किसी भी प्रभाव से, या भगवान शंकर जी की पूजा करके। राहु का मैं आपको विशेष बता दूं कि राहु शांत होते हैं माँ सरस्वती की पूजा से। माँ सरस्वती का जितनी आराधना करेंगे राहु का प्रभाव, बुरा प्रभाव उतना कम होगा। ये प्रैक्टिकली है, ये उपाय करवाए गए हैं। उसके बाद आपको मैं आप लोगों के समक्ष इनको रख रहा हूँ। यहाँ से इस टेबल से जो भी बात आपके सामने आएगी वो प्रमाणित रहेगी, है ना। मतलब जो उपाय हम करवा चुके हैं जिससे लाभ हुआ है जातक को, वो उपाय आपको बताए जाएंगे ताकि आपके जनजीवन पर यदि कोई समस्या है तो आपको उससे लाभ मिले। यहाँ पर हमने राहु के प्रभाव को कम किया। हमने क्या किया कि दोनों क्लोज थे तो सूर्य को हमने कुछ नहीं किया, हमने राहु को नीचे देना शुरू किया, उनका गैप बढ़ाया, तो फिर उसका जो ग्रहण दोष है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसा ही हमें जब भी किसी भी भाव में, ये मैंने लग्न की बात करी और जहाँ पर सूर्य को लग्नेश रखा मैंने, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी अंक पे हो सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, दशम भाव पे आ जाइए। कुंडली का दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और राहु का भी सबसे अच्छा घर 10 का कहा गया है। ऐसा बोला जाता है कि राहु जिसका 10 में, जीवन उसका वश में, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि राहु और सूर्य दोनों योग कारक हो गए। अब दोनों योग कारक हो गए तो हमारे सामने संशय खड़ा हो गया कि अब हम सूर्य को कम करें या सूर्य को तेज करें, राहु को कम करें, या दोनों का ये ग्रहण, भाई दोनों अच्छा प्रभाव देंगे। वहाँ पर अच्छा कब देंगे? जो उनका शुभत्व है वो तो उनका अच्छा देंगे, लेकिन ग्रहण भी लगा हुआ है, डिग्री भी 10 और 14 है या 15 या 20 है, डिग्री का भी गैप नहीं है, तो ग्रहण का प्रभाव भी लगेगा ना कर्म क्षेत्र पर। तो हमें क्या करना होगा इस स्थिति में? जो तुलनात्मक रूप से जो कमजोर होगा उसके प्रभाव को हम कम करेंगे। तुलनात्मक रूप से कैसे? कि सूर्य अच्छे ग्रह का मालिक है,
सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। अब राहु की स्थिति को हम अवलोकित करेंगे कि राहु कैसा बैठा हुआ है, किस राशि में एक्चुअली वो ग्रहण बन रहा है ना, शत्रु राशि में बन रहा है या मित्र राशि में बन रहा है। तो उन दोनों को तुलनात्मक रूप से, उन दोनों का जिसमें पावर कम होगा उस ग्रह को हम शांत करेंगे, उनकी दूरी बढ़ाएंगे और इस ग्रहण दोष को खत्म करेंगे। तो खत्म एक्चुअली पूरा, वास्तव में कोई सी भी चीज़ पूरी तरह से उपायों द्वारा सिर्फ खत्म नहीं होती, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। ये फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली किया हुआ है और इसका लाभ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कुंडली में हमने कहीं भी सूर्य राहु देखा और हमने जो है सूर्य के जप करना शुरू कर दिया, सूर्य का दान देना शुरू कर दिया, राहु का दान देना शुरू कर दिया। नहीं, कदापि नहीं। दान देना मतलब आपके पास से कोई चीज़ को देना। तो बिना कुंडली विश्लेषण के, बिना ज्योतिषी की सलाह के बिना आप दान न दें और ना ही कोई उपाय करें, क्योंकि अगर उपाय अच्छा करते हैं, अगर हमने किसी गलत ग्रह का कर लिया तो वो हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए पहले स्थिति देखें, है ना। तो मैंने संक्षेप में फिर आपको बता दूं कि सूर्य और राहु की युति से, राहु हो या केतु हो, दोनों का होगा। तो अगर केतु का प्रभाव है तो केतु के उपाय करेंगे, राहु का प्रभाव है तो राहु का करेंगे। अगर राहु बहुत कमजोर है, सूर्य का है, तो हम सूर्य के उपाय करेंगे। कुंडली देख करके इसका निर्णय लिया जाएगा। तो ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष से क्या होता है? सूर्य ग्रहण दोष से हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, चाहे हम नौकरी कर रहे हों चाहे व्यापार कर रहे हों, उसमें हमें नुकसान होता है। ठीक है। अब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय कुंडली देख करके निर्धारित कीजिए। उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना, राहु को शांत करना है, भगवान शिव जी की आराधना कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक करवाइए, रुद्राभिषेक, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अंत में मैं आपको राहु से संबंधित कुछ और उपाय विशेष बताऊंगा। अब ये हो गई सूर्य ग्रहण दोष। अब द्वितीय क्या बोला था मैंने आपको? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का, जैसा सूर्य राहु से सूर्य ग्रहण बना, वैसे चंद्र के साथ जब भी राहु या केतु होंगे तो चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। चंद्र ग्रहण दोष, चंद्रमा कौन? चंद्रमा हमारा मन, चंद्रमा हमारा मन, हमारी माता, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब ग्रसित हो जाएगा तो हमें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा, हमें डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, आत्महत्या जैसे बुरे ख्याल हमारे मन में आ सकते हैं, निराशावादी हम हो सकते हैं। कुंडली चाहे कैसी भी हो, अगर चंद्रमा मजबूत है, मतलब हमारा मन मजबूत है, तो हम जीत सकते हैं। अगर हमारा मन ही कमजोर हो गया, हमारा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया, हम मानसिक तनाव में ही जीते जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, चाहे कितने ही अच्छे फल दे रहे हों। तो इसलिए चंद्रमा पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही किसी भी भाव में चंद्र राहु केतु की युति हो, चंद्र ग्रहण दोष होगा। ग्रहण दोष है या नहीं, उसके लिए जैसा पूर्व में आपको मैंने बताया, दोनों का डिग्री गैप देखें, दोनों के योग कारक अकारक मारक की स्थिति देखें, उसके संबंधित फिर उपाय करें कि चंद्र के करना है या राहु के करना है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोष से क्या नुकसान होते हैं वो मैंने आपको बताया, कैसे इसको दूर किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। अब राहु की एक मैं विशेष बात करता हूँ कि राहु ने क्या किया, सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण लगाया, चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण लगाया। हमने कुंडलियों की सामने रखी, स्थिति देखी कि क्या स्थिति है, किसका उपाय किया जाना आवश्यक है, हमने विचार किया और राहु का लगा तो राहु का उपाय किया, सूर्य का लगा तो सूर्य का उपाय किया। उपाय क्या करना है? सिर्फ उन दोनों के गैप को बढ़ाना है ना। जो कंजक्ट होकर के, जो एक साथ होकर के पास में बैठे हुए हैं, हमें उनके प्रभाव को दूर करना है, जिससे क्या होगा कि ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा। राहु से संबंधित कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं, आप चाहे कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लीजिए। फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली उपाय हैं, किए हुए हैं, इनसे लाभ हुआ है। राहु क्या करता है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि राहु हमारी बुद्धि पे रहता है, राहु हमको भ्रमित करता है, हमें गलत संगति में डालता है, हमारी निर्णय क्षमता को खत्म कर देता है। तो राहु को अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही, राहु अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपको राहु से संबंधित यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा उपाय नहीं बताऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर के जाऊंगा आपके इस एपिसोड को लंबा, लेकिन जो विशेष चीज़ें हैं, तथ्यात्मक चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। राहु
से संबंधित उपाय आप नोट कर लीजिए। जैसा कि पहले मैंने बताया, शिव जी की आराधना, शिव जी की आराधना इन द सेंस उनको जल अर्पण करना। शिव जी को प्रतिदिन जल अर्पण करें, राहु का प्रभाव कम होगा। माता सरस्वती जी की आराधना करें, राहु का प्रभाव, बुरा प्रभाव इन द सेंस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हम क्या करेंगे, अच्छे प्रभाव को बढ़ाएंगे और बुरे प्रभाव को कम करेंगे, तो बुरा प्रभाव उसका कम होगा। जौ आती है, एक मार्केट में मिलती है, 250 ग्राम जौ, आधा किलो जौ, 1.25 किलो, जो आपका सामर्थ्य हो उतनी जौ आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। लगातार 7 दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे तो उससे राहु का बुरा प्रभाव कम होगा। राहु क्या करता है, राहु हमारी नींद को भी खराब कर देता है। अगर आपकी नींद बीच में खुल जाती है, मान लीजिए 11:30 बजे सोए, 2 बजे उठ गए, नींद ही नहीं आ रही है आपको, राहु की महादशा चल रही है, तो आप बिना कुंडली देखी बोल दीजिए कि डेली ऐसा हो रहा है। 1-2 बार कभी होता है, वो समझ सकते हैं, पर हमेशा आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, नींद नहीं आ रही है, भ्रमित हो रहे हैं, हमारे निर्णय गलत हो रहे हैं, तो बिना देखे आप बोल दीजिए कि इस व्यक्ति को राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी शक्कर, ये हमने बांध लिया। जो पिलो हम यूज़ करते हैं, जो तकिया यूज़ करते हैं, उसके कवर में उसको डाल दिया, उस पुड़िया को, लाल कपड़े को बांध करके, सौंफ और शक्कर, और उसी तकिए का प्रयोग आप करें नीचे, है ना। मतलब जो सिर रखते हैं अपन तकिए पे, तो उस तकिए के पे सिर रख करके सोएं। निश्चित रूप से ये वाली समस्या आपकी प्रभाव जो है, इसका प्रभाव कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी तो राहु अपना अच्छा फल देना शुरू कर देंगे आपको। तो किसी भी तरह से डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि राहु अशुभ है तो उसको शुभ किया जाता है उपायों के माध्यम से, ठीक है। तो ग्रहण दोष, मैं समझता हूँ कि संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी जो शायद आपको पसंद आएगी। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको आपकी कुंडली में आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपको मृदुभाषी न्यूज़ के इस भविष्य दर्पण प्रोग्राम के द्वारा समुचित उचित जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कार्यक्रम में फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ अगले रविवार को। जब तक के लिए जय माता दी।